नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच आखिर क्यों तकरार बढ़ रही है। तो ताज़ा मामला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, जहां से कई टिप्पणियां आई हैं, कई बातें आई हैं। राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति आखिर क्यों बढ़ रही है, ये बड़ा सवाल है। गैर बीजेपी राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकरार के कई मामले हम देख चुके हैं। पंजाब, तमिलनाडु और केरल के ताज़ा मामले हमारे सामने हैं। पंजाब में गवर्नर ने विधानसभा सत्र को गैर कानूनी बताया और मान सरकार को बिल लाने से भी रोका, तो मान सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सत्र को वैध बता दिया। तमिलनाडु में भी मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच ठन गई। बाद में पेंडिंग बिलों को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस तरह पेंडिंग बिलों को लेकर केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ याचिका लगाई। कोर्ट ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की और उनसे पूछा कि वो 2 साल तक बिलों को लेकर क्या कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार और राज्यपाल के बीच नोकझोंक देखने को मिलती रही है। सवाल यह है कि क्या राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और अपनी संवैधानिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इसी पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास अतिथि, जिनमें शामिल हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और राज्यसभा के फेलो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुरैशी साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आपने भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ये कितना सामान्य है जो इस वक्त है कि 3 राज्य सरकारें जो हैं और सुप्रीम कोर्ट में है और सबके सब राज्यपाल के खिलाफ खड़ी हुई हैं कि वो अपनी शक्तियों का बेजा या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना आम है? क्या ये पहले भी होता रहा है? नहीं, पहले बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन पिछले 5-7 साल से हो रहा है, क्योंकि गवर्नर्स बड़े पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। और लेकिन अभी जो 3 केसेस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और कितना सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है, तो इतना इनको शर्म से इनको डूब मरना चाहिए, इनको रिजाइन करना चाहिए। तो ये 3-3 साल से बिल पे चढ़े बैठे हुए, दबाए बैठे हैं। क्यों? ये क्या मतलब है? ये कोई गवर्नर का रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ये था गवर्नर का? आपको याद होगा, ऐसा नहीं है कि गवर्नर पिछले 5-7 साल से ये इस कदम का मिसबिहेवियर कर रहे हैं। पहले भी होता था और कई बार हमने सुना है पिछले 25-30 साल में कि गवर्नर के तो पोस्ट अबॉलिश ही कर देनी चाहिए। बार बार ये चीज आती है और आजकल के हालात तो बता रहे हैं कि शायद कर देना चाहिए। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है स्टेट की, फेडरल कंट्री है, उसको काम ही ना करने दो। 3-3 साल तक आप दबाव, झूठा सच्चा बहाना लगा के उसके ऊपर वो रोक के बैठ जाओ। और सुप्रीम कोर्ट लताड़ के बाद उन्होंने और अपनी टू पास द बक राष्ट्रपति को एक गवर्नर साहब ने भेज दिया, क्या वो राष्ट्रपति के पाले में बॉल फेंक दी। तो इस सब के बावजूद मेरे ख्याल से ये इनको बड़ा एम्बैरेसमेंट का सामना होने वाला है जल्दी, जब सुप्रीम कोर्ट इस पे फाइनल वर्डिक्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट काफी तल्ख टिप्पणियां कर रहा है। विकास सिंह जी, जो मैं पढ़ रहा था डिटेल में, शायद पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट और चंद्रचूड़ साहब की बेंच थी और वहां से टिप्पणी आई कि गवर्नर जो है आंख से खेल रहे हैं। क्या आशय लगाए हम इसका? बड़ा दुखद ये सिचुएशन है जिस तरह से गवर्नर आजकल अपॉइंट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में एक डिस्कशन ये भी था कि गवर्नर तो इलेक्ट किया जाए या नॉमिनेट किया जाए। डिबेट के बाद ये डिसाइड हुआ कि नॉमिनेट किया जाए। तो नॉमिनेट कौन करेगा? तो सेंटर करेगा। अब पहला, आपको याद होगा, पहला जो पार्लियामेंट था जो 52 में था और पहला जो असेंबलीज 52 में आए, सारे कांग्रेस वहां भी थे, कांग्रेस यहाँ भी थे। 57 में पहली बार केरला में एक सरकार आई जो कि सेंटर में नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई। वैसे ही वेस्ट बंगाल में भी बाद में आई, फिर वेस्ट बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी का पावर आया। तो इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस एट द सेंटर, कांग्रेस एट द स्टेट्स का जो वो था प्रक्रिया, वो खत्म होने लगा। और अब आज के दिन तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत से स्टेट में आज के दिन नॉन कांग्रेस स्टेट्स जो है वो रूल कर रहे हैं। तो जहां तक कि इस तरह का एनिमोसिटी है सेंटर और स्टेट्स में आज के दिन में, और एक दूसरे के जान पे एक दूसरे लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से एक टाइम आ गया है जब हम कुछ इसके बारे में सीरियस डिबेट करें
कि एक तो जो गवर्नर हो वो अपॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल आदमी तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात कि पर्सन ऑफ स्टेचर हो, किसी भी फील्ड में उसने एक ऐसा अपना पोजीशन बना लिया है कि उसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो इस तरह के औछे काम में आएगा। तीसरी बात कि उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए, ये नहीं हो कि भाई आप उसको बीच पे कर्टेल कर दें, और अगर आप कर्टेल करें तो मतलब उसका रीजन बता के करें जिसमें कि वो जस्टिसिएबल हो। आप ऐसे ही अपने मनमानी में उसको नहीं कर्टेल कर सकते। और चौथी चीज की जो भी हो गवर्नर, वो एक कुछ कानून का ज्ञान हो। मैं नहीं कहता कि लॉयर हो या कोई जज हो, बट कानून का ज्ञान जरूर हो। जैसे ब्यूरोक्रेसी में भी लोग कानून का ज्ञान रखते हैं, कानून का ज्ञान का मेरा मतलब ये है जिसको कि एक आदत हो कानून को इंटरप्रेट करने का या उसको देखने का, उसका एक फेमिलियरिटी हो कानून से। तो फेमिलियरिटी का ये चारों चीजें अगर आप कर देंगे आज के दिन में भी, तो बहुत कुछ जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि गवर्नर को जो एक हाई पॉलिटिकल ऑफिस माना जाता था कि वो पॉलिटिक्स से ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव पॉलिटिशियन को गवर्नर बना देंगे जो कि पार्टी के पॉलिटिक्स में सिर्फ इंटरेस्टेड है, तो हो क्या रहा है कि अगर स्टेट में अगर पार्टी दूसरी पार्टी सरकार में है तो गवर्नर वहां जाकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से। ये गवर्नर का जो रोल है, इससे गवर्नर का जो ऑफिस है, उस हाई ऑफिस को एक तरह से आप मेरे हिसाब से कहीं इसको बेइज्जत करने वाली बात है कि आप पॉलिटिक्स जाकर के करिए वहां पर स्टेट में, ऐसे बिल नहीं पास कीजिए। जो आपके लिए बाइंडिंग है, सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है, उन चीजों में भी हस्तक्षेप कीजिए, उन चीजों में भी सरकार को चलने न दीजिए, सरकार के हर रूटीन काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें जल्दी से जल्दी एक ऑल पार्टी डिबेट हो और एक ये डिसाइड हो, क्योंकि आज कांग्रेस ने भी ये किया है, आज बीजेपी भी यही कर रहा है। तो इसलिए ये सारे पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि भाई हमको संविधान का सोचना है और संविधान की गरिमा रखनी है। संविधान की गरिमा कैसे रख सकते हैं? इसी तरह से रख सकते हैं कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो उसको पॉलिटिक्स के ऊपर हम लोग देखें और उसके कार्यशैली को हम उसको पॉलिटिक्स के ऊपर माने और उसमें हम उसी तरह से उसको रिस्पेक्ट करें। नहीं तो क्या है ना, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। आप गवर्नर का बंगला देखिए, क्या जबरदस्त बंगला होता है गवर्नर का, लगता है वो राजा रह रहा हो हर स्टेट में। अब उस राजा के इस कुर्सी पे बैठा करके कोई आदमी अगर पॉलिटिक्स करने लगे, जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पॉलिटिक्स ऊपर होगा, तो बड़ा दुख होता है देख करके। लगता है कहीं ना कहीं संविधान हमारा, जो अम्बेडकर जी ने हमारे लिए संविधान तय किया था, कहीं ना कहीं संविधान हम लोग का फेल कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग को इस जो ओरिजिनल संविधान बना था उसमें कुछ या तो तब्दीली करने की जरूरत है, या बाय प्रैक्टिस या बाय कोई कन्वेंशन इंपॉर्टेंट तब्दीलियां लाने की जरूरत है। ठीक है, एक और संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, विराग गुप्ता साहब। तो विराग साहब, शायद पश्चिम बंगाल के गवर्नर की ये पंक्तियां थी, उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर है उसका काम है संविधान की रक्षा करना और वो उस लिहाज से फैसले लेगा। संविधान की व्याख्या उन्होंने की, लेकिन संविधान गवर्नर की व्याख्या किस तरीके से करता है? क्या, क्योंकि मैं देखता हूं अपने संविधान में बहुत सारी चीजें दूरदर्शी हैं, लेकिन फिर भी किस हिसाब से संविधान में गवर्नर की व्याख्या की गई है कि वो क्या करेगा? देखिए, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला कि जो राज्यपाल हैं वो संवैधानिक मुखिया होने के नाते जनता से निर्वाचित नहीं हैं। मोटे तौर पर या तो उन्हें राज्य सरकार, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी अनुशंसा पे काम करना चाहिए, और अगर राज्य सरकार अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है तो उन्हें केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्वविवेक से कार्य करने का मोटे तौर पर उन्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से परंपरा चली आ रही है विपक्ष शासित राज्यों में, और हस्तक्षेप बढ़ रहा है कि अफसरों को सीधे निर्देश देना या रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप करना, आर्टिकल 200 में जब विधानसभा के द्वारा पारित बिल को भी रोक करके रखना, तो मोटे तौर पर जो अभी जैसे विकास सर ने बोला, तो एक रिसर्च आई है काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट। उस रिसर्च के अनुसार 1950 से 2015 के बीच, जिसमें सारे दलों की सरकारें शामिल हैं भाजपा समेत, तो उस दौर में 80% लोग नेता और अफसर को राज्यपाल बनाया गया, जो कि मोटे तौर पे सरकारों के, केंद्र सरकार के इशारे पे काम करते हैं। उसमें 9% जज और वकील हैं, 6% डिफेंस वाले लोग हैं, 4% एकेडमिशियन और 3% अदर्स हैं।
तो जब नेताओं को अपॉइंट करेंगे तो नेताओं के जैसे ही उनका बर्ताव होगा। फिर संवैधानिक मुखिया होने के नाते उन्हें क्रिमिनल और सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ उनको छूट मिलती है। तो ये जरूरी है कि वो एक जो संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही कार्य करें, और मनमानी करने से संविधान के साथ साथ राज्यपाल के पद का भी अवमूल्यन होता है। जी राजेश बादल साहब, क्योंकि आपने भी बहुत सारी सरकारों में को काम करते देखा है, बहुत सारी सरकारों को आते जाते देखा है, तो क्या राज्यपाल का पद कम या ज्यादा किसी भी तरीके से सोचे हमेशा इस दुविधा के बीच में फंसा रहा? जैसे जिस सर्वे का जिक्र अभी विराग साहब कर रहे थे कि किसको उस पद पे बिठाया गया, उसमें कौन पॉलिटिशियन है, कौन एकेडमिशियन है, कौन वकील हैं, क्या है, क्या हमेशा ये पद उसके बीच में झूलता रहा? देखिए विपिन जी, जो पद है उसके मुताबिक तो वो निश्चित रूप से ये धारणा हम लोगों की यही रही है कि वो समाज के किसी विशिष्ट क्षेत्र से आया हुआ कोई बहुत ही प्रख्यात जानकार व्यक्ति होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की वो उपेक्षा कर सकता है। अब केरल का उदाहरण जो आपने दिया है और तमिलनाडु का उदाहरण भी बीते दिनों हमारे सामने आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आग से न खेलें, तो तमिलनाडु में भी यही हुआ था। एनआर रवि ने जो कुछ विधेयक थे वो लौटा दिए और 2 विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिए। तमिलनाडु विधानसभा ने दोबारा उनको पारित कर दिया। अब स्थिति यह है कि कोई भी राज्यपाल अगर दोबारा एक बार विचार करने के बाद अगर विधानसभा लौटा देती है तो उसको रोक नहीं सकता। तो अगर राज्यपाल अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं तो ये बात मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 163(1) में उनके कुछ विवेकाधीन अधिकारों का उल्लेख है, लेकिन विवेकाधीन अधिकारों का मतलब ये नहीं है कि वो आप अनंत काल तक कोई विधेयक जो जनहित में है, जो प्रदेश के हित में है, उसको आप लटका सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा अभी हम जो देख रहे हैं कुछ वर्षों से, महाराष्ट्र के मामले में हमने देखा, बंगाल में हमने देखा, तमिलनाडु में हमने देखा, केरल में हमने देखा, तो ये पाया कि जो है ये कहीं ना कहीं उसमें केंद्र सरकार पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाती रही है। और अगर आपको याद हो तो रघुकुल तिलक हरगोबराम हरगोविंद वाले मामले में बहुत साफ व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि वो भारत सरकार के निर्देशों के प्रति उत्तरदायी नहीं है और ना ही वो अपने कामकाज के तरीके में केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है। वो उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है जिस पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये तो एक सुप्रीम कोर्ट पहले ही व्याख्या कर चुका है। अब जिस अनुच्छेद 200 की बात करते हुए तमिलनाडु की विधानसभा में विधेयक लौटाए हैं, वो भी बहुत साफ साफ ये बात करते हैं कि राज्य मंत्रिमंडल की कैसी भी सलाह हो, वो राष्ट्रपति को विचार के लिए तो भेज सकते हैं, लेकिन किसी भी विधेयक को दोबारा आने के बाद वो रोक नहीं सकते। अब जब रोक नहीं सकते, 5 महीने के बाद चुनाव है, 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल साफ होता है कि उनकी जो नीयत या मंशा है ये हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। और ये बात तो जैसे कि अभी बताई गई कि हमारे विद्वान साथियों ने, कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि निर्वाचित संवैधानिक लोकतंत्र में निर्वाचन एक सबसे बड़ा पवित्र अनुष्ठान है। निर्वाचित सरकार से ऊपर राज्यपाल नहीं है, वो राष्ट्रपति का केवल एक प्रतिनिधि है जो कुछ मामलों में विवेक अधिकार रखता है वो उसमें, लेकिन ये जो विधानसभा है उसकी उपेक्षा वो नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इधर हाल के वर्षों में राज्यपालों का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है या उनको जिस तरह से एक पार्टी बना दिया गया है जो प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक मंच या फोरम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, ये बहुत ही खतरनाक है और आने वाले दिनों के लिए बड़ी एक चिंता भरी चेतावनी भी है। जी विपिन जी। प्रोफेसर रंजन, इसको कैसे देखें? क्या ये स्थिति आज बनी है या आज इसने रूप विकराल ले लिया है? पहले ऐसा नहीं होता था, या पहले भी हम देखते थे कि राज्यपाल अनुशंसा करते थे कि भाई फला राज्य में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसे भी माना जाता था कि केंद्र का इंटरफेरेंस है एक तरीके का। पहले कई सारे उदाहरण हैं, मतलब मैं एक एक करके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन इसे कैसे माने? क्या ये चीज़ दिन पे दिन राजनीति बदली, माहौल बदला, सत्ता के समीकरण बदले तो ये सब भी बदलता हुआ नजर आया, या ऐसा कम से कम मंजर पहले नहीं था, ये ज़्यादा है?
देखिए, इसमें दो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। पहले जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक में हमेशा होता है कि जो पॉलिटिकल पावर का मैक्सिमम एक्सरसाइज है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेगा। गवर्नर नॉमिनेटेड पोस्ट है। जी जी। दूसरी बात हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सुझाव को मानने के लिए बाध्य है, वैसा ही कहीं न कहीं लाइन ऑलरेडी गवर्नर के लिए, जबकि राष्ट्रपति तो हमारे निर्वाचित होकर आते हैं, गवर्नर तो नॉमिनेटेड हैं। तो दूसरी बात यह है। और तीसरी बात अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्यपाल की भूमिका में, और राज्यपाल की भूमिका क्यों हमेशा से विवादास्पद रही है, तो जब से डेमोक्रेसी का पार्टी सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी को अफेक्ट करता है, डेमोक्रेसी के कामकाज को अफेक्ट करता है। क्योंकि पार्टी जब एक जैसी होती है, केंद्र सरकार में अगर ये सेम पार्टी है और राज्य सरकारों में है तो उसका एक दूसरा डायनामिक्स होता है, और दूसरी पार्टियां हैं तो डायनामिक्स बदल जाता है। अब हम डेटा की बात करें तो 1966 तक अगर आप देखेंगे तो जैसे दो चीज़ हैं, दो विवादास्पद बातें हो जाती हैं राज्यपाल के रोल को लेके। पहला था 356 जिसका बहुत बेजाया इस्तेमाल केंद्र सरकार के इशारे पे कई चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया गया, और दूसरा है आर्टिकल 200 जिसमें गवर्नर जो है वो चुनी हुई सरकारों के कामकाज में जो बिल आते हैं, जो विधेयक पास होता है उसको रोक लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे तो 356 के यूज में देखेंगे तो वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है हमारे राजनीतिक इतिहास में। और 1966 तक आप देखेंगे तो हर साल 1.1 है एवरेज पर स्टेट, 1.1 स्टेट पर ईयर है, जो कि 1967 से लेके 93 तक देखेंगे तो 6 राज्य पर बरस हो जाते हैं, मतलब 6 स्टेट पर ईयर हो जाता है। फिर 1994 में बोमई जजमेंट आता है, और बोमई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दिया कॉन्फिडेंस मोशन को लेके, और उसके बाद से जो प्रेसिडेंट रूल था उसकी संख्या धीरे धीरे कम आ गई, और आज बाद के डेटों में आप देखेंगे 1.5 स्टेट पर ईयर है। फिर उसी तरीके से हम देखेंगे कि बाद के वर्षों में यह जो नया ट्रेंड आया है, आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट की बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुआ था। जो प्रोविंशियल कमेटी को हेड कर रहे थे सरदार पटेल, और यूनियन कमेटी को हेड कर रहे थे नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वहाँ भी ये बात आई थी गवर्नर की भूमिका क्या होगी, उनके पावर क्या होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे। और दो जो हमारे सदस्य थे जो लगातार गवर्नर की भूमिका को लेके संदेह में थे या उसको आलोचना भी कर रहे थे, एक है शिवन लाल सक्सेना जो यूपी से आते थे, और दूसरे हैं रोहिणी कुमार चौधरी जो आसाम से आते थे। दो लोग विरोध कर रहे थे, और विरोध के बावजूद बाद में ये डिसाइड हुआ कि अंबेडकर ने कहा भी कि भाई गवर्नर के पास कोई फंक्शन नहीं होगा, ही हैज सर्टेन ड्यूटीज टू डिस्चार्ज, और उसमें कहीं से ये नहीं आएगा कि आप चुनी हुई सरकारों के पावर को ओवरआर्क करेंगे या उसके ऊपर जाएंगे। तो यह जो अभी सुप्रीम कोर्ट लोगों को ये लगता है कि जिस तरीके से 94 में बोमई केस में जजमेंट आया, उसके बाद से प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी रेगुलेट हुआ, तो लोगों को लग रहा है कि आर्टिकल 200 का जो इस्तेमाल गवर्नर करते हैं, अगर 1 दिसंबर को हमारा जजमेंट फाइनल आता है तो तमिलनाडु केस में, या अभी जो पंजाब का जो केस आया उसमें जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का आएगा, तो शायद इससे एक विराम लगेगा या चेक लगेगा गवर्नर के पावर। ये मैंने ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव इसीलिए लिया कि समझना जरूरी है कि चीजें कहां से शुरू हुई, किस तरीके से आगे बढ़ी, और आज हम जिस रूप में देख रहे हैं क्या उसमें कोई ट्रेल आपको मिलता है। तो ये आपने काफी डिटेल कुछ चीजें बताई पुराने परिदृश्य को भी देखते हुए। कुरैशी साहब, तो फिर क्या हम उम्मीद करें कि अब समय समय पे चीज़ें बदलती गई, अभी जिस तरह के उदाहरण दिए रवि रंजन साहब ने, कि इसका भी जो समाधान है वो क्या कोर्ट की तरफ से निकलेगा? क्योंकि आपने स्थिति पे चिंता जताई, लेकिन अब उसका समाधान क्या? समाधान ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। जैसे कि मेरे पैनलिस्ट ने बोला कि 356 का मिसयूज इस बुरी तरह होने लगा था कि उसके बाद 5-7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट 2 स्टेट्स में उसको पे सरकार को के मलामत की, और उसके बाद से 356 को लागू करना मुश्किल हो गया। विराग जी ने और इससे पहले विकास जी ने बहुत ही तफसील में बड़ी अच्छे एक्सप्लेन किया था, और उसमें 2 बातें थी
कि एक तो कानून की नॉलेज इनका होना, मैं समझता हूँ कानून की नॉलेज खुद न भी हो, क्रॉस सेक्शन से ये लोग आते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन लीगल सलाह तो ये ले सकते हैं। एक गवर्नर साहब की मैं आपको इंटरेस्टिंग वो बताऊंगा, झारखंड के गवर्नर थे, आपको महाराष्ट्र के गवर्नर है। किसी ने कुछ एमएलए के ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मिसयूज का केस लगाया, और इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मांगी जाती है, ओपिनियन। तो उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने ओपिनियन दी तो वो उन्होंने किसी को बताई नहीं। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सब हाथ जोड़ते रहे, गवर्नर साहब बताइए क्या ओपिनियन है। ओपिनियन जरूर ये आई होगी कि उन्होंने वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब ने 4-5 महीने, और उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सेकंड ओपिनियन ले रहा था, इस पे या हंसे या रोए मेरी नहीं समझ में आता। ओपिनियन, ये उनको ये नहीं मालूम कि जो ये वर्ड ओपिनियन है इस केस में, ये इसे लाइक ए जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, और कोर्ट की जजमेंट में एक कॉमा और फुल स्टॉप नहीं चेंज हो सकता। इलेक्शन कमीशन एज ए कोर्ट बैठ के सारी पार्टी को सुन के ये ओपिनियन देती है, और वो ओपिनियन राष्ट्रपति पे और गवर्नर पे बाइंडिंग होती है, उसका कॉमा भी नहीं चेंज हो सकता। वो साफ सेकंड ओपिनियन लेने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मजाक बना रखा है। फिर ये इधर कर्नाटक में होगा, एक चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बना दिया और 14 दिन दे दिए उनको उसकी असेंबली में हेड काउंट करने की, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी हो जाए। महाराष्ट्र में दूसरा कॉम्बिनेशन था, वहां 48 घंटे दिए गए। तो ये क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है गंदी किस्म की। तमिलनाडु में तो गवर्नर साहब भाषण दे रहे हैं, इस तमिलनाडु स्टेट का नाम तक बदल डाला उन्होंने। ये क्या मजाक बना रखा है। आप ठीक है, मैं इसको लेके जाता हूँ विराग जी। क्या मतलब, देखिए ये बड़ा ही एक टाइट रोप पे चलने जैसा है कि अब राज्यपाल के विवेक की बात कर रहे हैं, उनके एक जिसे कहते हैं आदर्श तौर पे उन्हें देख रहे हैं, तो क्या उनका विवेक या उनकी जो ओवररीच है उसका जो संतुलन होना चाहिए था वो बिगड़ा नजर आ रहा है? देखिए, जो कुरैशी साहब ने जो बात बोली है, मैं उसी से आगे बात बढ़ाता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ और ये मान के चला जा रहा है कि संविधान निर्माताओं के अनुसार हमारे सारे लोग, जो स्पेशली राज्यपाल जैसे लोग, उसका अनुसरण करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी, जिसको फिर से दोहराना जरूरी है, कि संविधान के प्रावधान कितने अच्छे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको चलाने वाले लोग कैसे हैं। तो जिस तरीके से मजाक हो रहा है तो वो उसमें परिदृश्यत हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों के पास कानून की कमी है, उनके पास कानून का कोई अभाव नहीं है, लेकिन वो एक पर्दे के पीछे से सरकार का पूरा जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। अब मैं जो पुराने सारे पैनलिस्ट ने बात बोली है, 4 पॉइंट्स में उसको समराइज करता हूँ। कि हमारे पुराने एक पैनलिस्ट ने बोला कि राज्यपाल एक स्वतंत्र संस्था है, और एक ने बोला कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक जैसा है, दोनों के बीच में संतुलन है। राष्ट्रपति जैसे राज्यपाल के पास नहीं है, राज्यपाल के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, लेकिन स्वतंत्र संस्थान नहीं है। दूसरा, 356 को रेगुलेट करना आसान था, क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी था कि राज्य सरकारों का फैसला वो विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, ना कि राजभवन पर होना चाहिए, इसलिए हो गया। लेकिन रोजमर्रा के कामों में आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि विधानसभा द्वारा पारित बिल को मंजूरी देने के बारे में 2020 में ही एक जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें उन्होंने बोला था कि सामान्यतः यह अवधि 3 महीने की होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इस सामान्य अवधि का पालन कोई भी संवैधानिक संस्थान नहीं कर रहा है। जजों की नियुक्तियों के बारे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा के बावजूद केंद्र सरकार सालों साल बैठी रहती है। राज्यपाल को देखा जाए तो बिल को लेकर बैठे रहते हैं। स्पीकर्स को देखा जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस में कभी कभार तुरंत फैसला दे देते हैं, कई बार सालों साल तक बैठे रहते हैं। तो जो हमारे संविधान चलाने वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं से नैतिक पतन हुआ है, उनके अंदर बौद्धिक कोई क्षमता में कमी नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए एक जवाबदेही, और मुझे नहीं लगता है कि न्यायिक फैसले से इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये सारे संवैधानिक संस्थान हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी सीमाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकता है, लेकिन रोजमर्रा के काम कैसे किए जाएं इस बारे में तो राज्यपालों को संविधान और स्वविवेक दोनों के अनुसार काम करना पड़ेगा। जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी सीमाएं हैं और उन्होंने गाइडलाइन बनाने की बात कही, उस पर मैं आता हूं थोड़ी देर में लौट कर। राजेश बादल साहब, लेकिन अभी जिक्र हो रहा था कि इस पद पर जो है एक नॉन
पॉलिटिकल व्यक्ति को बिठाया जाए, आमतौर पर पॉलिटिकल नियुक्तियां हो रही, लेकिन क्या एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को बिठाने से बात बन जाएगी? प्रेशर तो उस पर भी आ सकता है अगर हम जिस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, क्या उससे काम हो पाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को बिठाने से भी इस पे कोई सिस्टम में सुधार आएगा, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति जो होगा वो निश्चित रूप से समाज के किसी अन्य वर्ग से आएगा, जिसके लिए राज्यपाल का एक शिखर पद सचमुच एक बड़ा पद होगा। तो वो अपने उस पद पर बने रहने के लिए वो केंद्र की तमाम तरह की उन भावनाओं और मंशा को भी वो पालन करने की कोशिश करेगा, जो शायद संविधान के अनुकूल नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी मैंने बात कही थी, शायद उसको समझा नहीं गया, जो मैंने हवाला दिया था कि हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक वाले मामले में उन्होंने कहा था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, तो केंद्र सरकार उस पर वो कोई चीज थोप नहीं सकती है। तो अगर राज्यपाल चाहे समाज के किसी वर्ग से आए, वो नॉन पॉलिटिकल भी हो, तो भी उसको उसके सामने एक फ्रेम है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे बात आई कि अब अभी जैसे कुरैशी साहब ने कहा कि राज्यपाल सेकंड ओपिनियन ले रहे थे, भाई सेकंड ओपिनियन का बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि सेकंड ओपिनियन का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो फिर एक विधिक सलाहकार होते हैं आपके पास, कानूनी जानकार होते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि राज्यपाल जो होता है वो निर्वाचित नहीं है और वो दूसरे राज्य से होता है, तो कम से कम उस राज्य की जो निर्वाचित सरकार है, वो जो हुकूमत है, वो हुकूमत अपने राज्य के हितों के बारे में अधिक बेहतर ढंग से समझ सकती है और इसलिए वो विधेयक लाती है। तो ऐसे मामले में तो राज्यपाल कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन राज्यपाल जब अगर उनके पीछे कोई और मतलब रोबोट वाले अंदाज में काम करेंगे, आपको लोगों को याद होगा कि आपातकाल के बाद अचानक 10-12 विधानसभाओं को भंग किया गया था और जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने भी जवाब में यही किया था। तो ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि साहब पहले भी होता आया है इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। पहले हुआ था तो उस पार्टी का वो हश्र हुआ। आज आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये इस देश का मतदाता, इस देश का संवैधानिक ढांचा और इस देश का लोकतंत्र आपको माफ नहीं करेगा। जी जी विराग साहब कुछ बीच में कहना चाह रहे थे। जी विराग, मैं सिर्फ एक लाइन में बात का बताऊं। मैं बोल सकता हूं? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ एक लाइन में कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करते हैं तो इस बात को समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे काम करते हैं। किसी भी चीज का फैसला, चाहे जजों की नियुक्ति हो या 356 की रिपोर्ट हो, राष्ट्रपति खुद अपना कोई फैसला नहीं लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो चाहे गृह मंत्रालय हो चाहे प्रधानमंत्री, उनके अनुशंसा के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो जब राज्यपाल किसी बात को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो इनडायरेक्टली केंद्रीय सरकार के पास ही भेजा जाता है। जी अच्छा, ये राष्ट्रपति वाले पॉइंट से भी एक पॉइंट निकल कर आता है रवि रंजन साहब, आप ही के पास की ऑलमोस्ट सिमिलर है भूमिका, एक राज्यपाल की भूमिका, उसका बड़ा रूप राष्ट्रपति की भूमिका, या उल्टा बोल लें तो अगर राष्ट्रपति भी इस तरीके से करने लग जाए तो फिर बड़ा अजीब सा स्थिति बन जाएगी कि वो बात बात में कहें कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा कीजिए, वो वैसा कीजिए। जो अभी कह भी रहे हैं विराग साहब कि उसे अनुशंसा तो मतलब या तो राज्यपाल है तो राज्य सरकार की अनुशंसा पे काम करना होगा, और अगर केंद्र है तो केंद्र सरकार की, या राष्ट्रपति हैं तो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर वो अपने खुद के फैसले नहीं ले सकते। देखिए, आप हेलो जी जी, अगर आप इनकी दोनों पद की अगर इस स्थिति देखेंगे भारतीय संविधान में, तो ये एक गार्जियन का पद है जहां आप एक्ट कर रहे हैं व्हेन देयर इज सम क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अगर आपको लगता है कि कोई संवैधानिक संकट है तो वहां पे आप बोलेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल के मामले में राज्यपाल राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य है। आर्टिकल 74 में ऐसा बाध्यता आर्टिकल 200 में राज्यपाल के साथ नहीं है। तो ये बाध्यता करने का कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर टाइम फ्रेम बनाती है और जजमेंट देती है तो वो फायदा होगा। जहां अभी बहुत सारे पैनलिस्ट बोल रहे थे, देखिए पॉलिटिक्स में एथिक्स का इंपॉर्टेंस है और लीडर जो है या जो हमारे रूल मेकर्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कितना एथिकल है और कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमेशा एक सवाल के दायरे में रहेगा। लेकिन आप उसकी कल्पना करेंगे कि कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी आ जाए और ऐसे पद को संभाल ले। देखिए, नॉन पॉलिटिकल का आइडिया ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये किसको आप नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल कहेंगे? जो भी जाएगा पावर के हिसाब से उसको फैसले लेने पड़ेंगे, जो जनता के कल्याण के फैसले होंगे और संविधान के हिसाब से फैसले लेने पड़ेंगे।
तो जहां भी आप पावर का यूज करेंगे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए यह कहना कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी ऐसा ढूंढ के लाएंगे, ये बड़ी प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो मैं थोड़ा इसलिए बात अभी कह रहा था और इसके जिसके कारण ये चर्चा अभी आई है, देखिए 6 हाई लेवल कमेटी बने, 3 बने 1969 से लेकर 71 के बीच में, 87 में सरकारिया कमीशन बनी, फिर नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर पुंछी कमीशन आया। और सारे कमीशंस के रिपोर्ट देखेंगे तो सबने ये कहा था कि राज्यपाल के रोल की भूमिका जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन इन सारी सरकारी कमीशनों के बावजूद, ये सारे कमीशन सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, तो जो सरकार के द्वारा अपॉइंट कमीशन के जितने भी सुझाव थे या गाइडलाइंस थे, उसको किसी सरकारों ने न माना और न ही लागू किया। तो अल्टीमेटली हमको सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। तो इसीलिए लोगों को भी, मतलब आम जनता का विश्वास जो है कि आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, जो भी घटनाएं घट रही हैं सोशल मीडिया से, तो लोग भी अब कानून को लेके बहुत और संविधान को लेके थोड़ा सा चेतन हो रहे हैं, मतलब उनकी चिंता बढ़ रही है। और इसीलिए लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइंस या कोई ऐसा निर्णय देता है जैसा 356 को लेके दिया गया, तो आने वाले समय में कुछ दिन तो गवर्नर्स ऐसा करने से बचेंगे। और जब ऐसा करने से बचेंगे, जब ऐसी परिपाटी बन जाएगी, जैसा कि अभी कुरैशी साहब कह रहे थे कि अभी हाल के कुछ वर्षों में कहीं कोशिश किया गया 356 जैसा सिचुएशन लाने का, लेकिन अब मुश्किल है। एक मोरल दबाव है आपके ऊपर, एक सामाजिक और राजनीतिक दबाव है आपके ऊपर। तो जब कोई ऐसा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को नहीं मानना फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है गवर्नर के ऊपर या बाकी के अथॉरिटीज के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें जो आएंगी कि उनको लग जाएंगी, उसको चेक किया जा सकता है गवर्नर के पावर को। दूसरा, ये बार बार होता है कि देखिए उसमें अगर आप जाएंगे आर्टिकल 200 में, जब पहला बार आता है कि गवर्नर को जल्द से जल्द वो बिल को वापस करना है अगर वो चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल जो क्लॉज है, यह दोनों जगह इस्तेमाल होना चाहिए। जब वो रखते हैं अपने पास, विथहेल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए या कोई और बात से, तो उनको एक टाइम फ्रेम बताना चाहिए। वो टाइम फ्रेम नहीं होने से समस्या हो रही है। तो कानूनी रूप से अगर ऐसा कोई प्रावधान आता है कि वो टाइम बाउंड में राज्यपाल जो है राज्य चुनी हुई सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून को हाँ ना या उसमें क्या कहना चाहते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हो तो राष्ट्रपति कितने दिन में वापस करेंगे, तो यह जब एक टाइम फ्रेम बन जाएगा तो टाइम फ्रेम बनने से राज्यपाल की भूमिका पे थोड़ी लगाम लगेगी। और जिस तरीके से देखिए अभी हमारा जागरूक लोकतंत्र, काफी जागरूक लोकतंत्र हो गया सोशल मीडिया के एज में, तो ऐसी स्थिति में लोग भी इस बात की ये करेंगे, सचेत रहेंगे कि क्या राज्यपाल की भूमिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से है तो ये या इसमें उसके कंट्रावेंशन में है, सो दैट कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बने। एक तो टेक्निकल पॉइंट है जो आपने कहा, वो लेके मैं विराट के पास जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा वृहद रूप में इसको पूछ रहा हूँ कुरैशी साहब की। ठीक है, एक तो हो गई कि बिल कितने समय तक रखना है नहीं रखना, आपने वो टेक्निकल पॉइंट है सुलझा भी दिया, आगे चल के उसकी कोई गाइडलाइन भी बना दी। लेकिन हम शायद इससे ज्यादा बड़ी भूमिका पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त देख रहे हैं या देखते आए हैं हमेशा से। क्या उसका कभी कोई समाधान है या फिर जिस तरह से सत्ताएं बनेंगी, समीकरण बनेंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली हमेशा मोल्ड होता रहेगा? हाँ जी, आप ही को कुरैशी साहब। जी हाँ, देखिए ये जो अभी रवि रंजन जी ने बड़ा जो हवाला दिया सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि ये चीजें गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे कुछ चीजें हैं जो नहीं छोड़ी जा सकती। अभी ये 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, अगर इसमें हंग असेंबलीज आई तो आप देखिएगा गवर्नर क्या क्या खेल खेलेंगे जो पहले भी खेलते रहे हैं। तो उसके लिए सरकारी कमीशन ने बड़े क्लियरली कहा कि गाइडलाइंस होनी चाहिए कि गवर्नर किसको पहले बुलाएगा। सबसे पहले बुलाएगा जो लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बाद प्रीपोल अलायंस, सॉरी सबसे पहले प्रीपोल अलायंस जो लार्जेस्ट है, फिर लार्जेस्ट पार्टी, फिर वो अलायंस जिसमें सपोर्ट आउटसाइड से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और चौथे में वो अलायंस जिसमें लोग आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं। ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं फॉलो किया जा रहा। उसके बाद पुंछी कमीशन ने उनको रिपीट किया। ये इतने साल से ये रिकमेंडेशन हो रही है, सरकारी कमीशन बैठी, उस क्या ये मजाक है कि उसको के ऊपर कोई अमल ही नहीं किएगा। मुझे तो चिंता है कि अभी देखिए 3 तारीख के बाद आप 1 हफ्ते के अंदर ड्रामेबाजी देखिएगा कि अगर ये हंग हाउस से जहां जाएंगे वहां गवर्नर खेल खेलेंगे। जी ठीक है, तो हम
अब और थोड़ा सा आई थिंक इसमें डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक के बाद एक सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। लेकिन विराग साहब, जो टेक्निकल पॉइंट अभी रवि साहब उठा रहे थे कि जो राष्ट्रपति के पास तो फिर भी एक टाइम लिमिट है, लेकिन जब गवर्नर की बात आती है तो चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हमें गाइडलाइन पर विचार करेंगे। तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में वहीं से रास्ता निकलेगा? वो गाइडलाइन क्या बोल सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट बना सकता है कि भाई आप 2 महीने में करके दीजिए कि 1 महीने में करके दीजिए? देखिए, 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है कि पहले नंबर पर गाइडलाइंस की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। वो एक सिर्फ गाइडलाइंस, जो लोग सो रहे हैं उनको जगाना आसान है, लेकिन जो आंख खोले, जो नाटक कर रहे हैं सोने का, तो उनको कैसे जगाया जा सकता है? जिनको जो संविधान के पालन नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइन से कैसे जागेंगे? पहली बात। दूसरी बात, संसद में एक प्राइवेट बिल पेश हुआ था, उसमें बोला गया था कि राज्यपालों के लिए एक दिशा निर्देश बनाई जाए, उस पर भी नहीं हुआ। एक ये भी बात बार बार आई कि मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। पहले नंबर पर राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार राज्यपाल के पास हैं, क्योंकि राज्यपाल अगर बहुमत खत्म हो जाता है तो उसके पास अधिकार हैं, नई सरकार के समय अधिकार हैं, और सबसे बड़ा अधिकार ये है कि अगर संघीय व्यवस्था का उल्लंघन है तो वो उसके पास एक डिस्क्रिशन है, और जो एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसलिए उस अधिकार की आड़ में ये सारे खेल होते हैं। और अगर बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश आ भी जाए तो जो नई नई तरह की चीज़ें आने लगी हैं कि अफसरों के साथ सीधे रिपोर्ट मांगी जाने लगी है। उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के समय में एमएलसी के नामों की जो थी उसको उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। इसी तरीके से कुलपति की नियुक्तियों के बारे में भी जिस तरीके की बातें होने लगी हैं, सत्र बुलाने के बारे में ये होने लगा है कि सत्र क्यों बुलाना है, कैसे बुलाना है। तो बहुमत की सरकार अगर नहीं है तो उसे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, और अगर बहुमत की सरकार है तो उसके सारी बातों का पालन किया जाना चाहिए। जब तक यह स्पष्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आएगा तब तक इस तरीके की अराजकता की स्थिति बनी रहेगी। घोल-मोल तरीके से करने में हमेशा चीज़ें उसमें स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश नहीं दिखती है। चलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बातचीत में यहाँ पर एक विराम लेते हैं, लेकिन 2 बड़े सवाल अभी भी कि ये चीज़ जिस पर हम इतना गहरा विचार विमर्श कर रहे हैं, इसका समाधान कहाँ है? क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा या फिर संविधान को ही बदलना पड़ेगा? तो क्या सब लोग उस पर एक मत में राजी होंगे? क्या सभी पार्टियां उस पर राजी होगी? और आगे चलते हुए जो टकराव है, इसे तो हम मान लें केंद्र और राज्यों का टकराव है, जो केंद्र में सत्ता बैठी है और जो राज्य में अलग सत्ता बैठी है उसका टकराव है, तो फिर इसका कोई समाधान है भी या ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रखेंगे। तो राज्यपाल बनाम राज्य सरकार और क्यों बढ़ रही है तकरार, इस पर बातचीत हुई। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी विस्तार में बातचीत की कि एक राज्यपाल का रोल क्या हो और वो कैसे दिख रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों इस तरह की टकरार, सुप्रीम कोर्ट में मामले और सुप्रीम कोर्ट के अपने तीखे और तल्ख ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसका जो दूसरा इम्प्लीकेशन है, जो राजनीतिक इम्प्लीकेशन है, या जो केंद्र राज्य समीकरण की बात हम करें, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। राजेश बादल साहब, तो क्या माने इसको, कैसे देखें कि केंद्र और राज्य के बीच में बड़ी तकरार है या पॉलिटिकल पार्टियों के बीच की तकरार है, और उस पर जो है वो मतलब राज्यपाल का पद जो है वो बीच में अटक जाता है, वो धुरी इधर खींचे कि धुरी उधर खींचे? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के बीच तकरार की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें एक पार्टी है जो संवैधानिक मंशा और भावना का पालन नहीं करना चाहती। तो जब एक पार्टी पालन नहीं करना चाहती और वो उसी के मुताबिक राज्यपालों से उससे काम लेना चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टियों के लिए इसमें है ही कहाँ। वैसे तो अब परंपरा तो ये कहती है कि जब राज्यपाल राज्यों में भेजे जाएं तो संबंधित राज्य की सरकार से, निर्वाचित सरकार से परामर्श किया जाए, सहमति ली जाए, लेकिन ये भी परंपरा हम देखते हैं कि अब बंद कर दी गई है। लेकिन एक बात जो अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे, उसमें जो समय सीमा की बात थी, वो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण अगर संदर्भ के तौर पे 1 मिनट में बताता हूं कि देखिए, जो 74 है, जो 1950 का था, उसमें ये था कि राज्यपाल राष्ट्रपति को कर्तव्यों का सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें मुखिया प्रधानमंत्री होगा।
1976 में जब अमेंडमेंट हुआ और 74(1) जो आया है, उसमें यह आया कि नहीं, राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह लेनी होगी। लेकिन जब 77 में जनता पार्टी आई, महत्वपूर्ण बात यह है कि 78 में फिर इसमें परिवर्तन हुआ कि उसमें राष्ट्रपति उस मंत्रिमंडल की सलाह से तो काम करेगा, लेकिन उस अनुशंसा को या उस सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। और पुनर्विचार अगर मान लीजिए सरकार ने कर दिया, ये राष्ट्रपति के लिए, तो राज्यपाल के लिए तो ऑटोमेटिक है ही है कि अगर वो पुनर्विचार हो जाए तो राष्ट्रपति फिर उस सलाह के अनुसार उसको काम करना ही होगा। हालांकि इसके बावजूद भी हमने देखा है कि पास्ट में एक घटना घटी थी, आपको याद होगा, राजीव गांधी की सरकार इतनी बहुमत से आई थी और ज्ञानी जैल सिंह के पास एक डाक तार विधेयक गया था, क्योंकि उस दिनों आतंकवाद पंजाब में बहुत था, तो एक डाक को सेंसर करने का एक विधेयक था। ज्ञानी जैल सिंह ने उसको लगातार, मेरा ख्याल है कि 2-2.5 साल तक लटका के रखा, और वो जब गए तो जाते जाते वो एक नोट लगा के गए कि आने वाले राष्ट्रपति के लिए कि इस विधेयक को पास ना किया जाए। और जब उनके बाद वेंकट रमन आए तो उन्होंने भी इस विधेयक को लटका के रखा। तो ये एक कहने की, अब तो खैर उसके बाद तो 90 में राज्यसभा में पेश हुआ था और तब से आज तक उस विधेयक का पता ही नहीं, क्योंकि अब उस समय तो संचार के ऐसे साधन नहीं थे, तो आज कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन ये बात जो है कि अनंत काल तक किसी को लटकाने से उस विधेयक की मंशा या भावना समाप्त हो जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले में पहल करनी होगी। हालांकि हमने ये देखा है कि जहां मतभेद की स्थिति बनी तो पहले राष्ट्रपति के साथ रिश्तों में प्रधानमंत्री इतना ख्याल रखते थे और दोनों ही संस्थाएं इतनी गरिमावान होती थी कि वो एक दूसरे की मंशा भावना का आदर करती थी। चाहे आपने देखा कि शंकर दयाल शर्मा और उस समय नरसिंह राव का मामला हो, या इंदर कुमार गुजराल और उसके बाद आए थे मेरा ख्याल नारायणन साहब थे, तो वो एक दूसरे का आदर भी करते थे। लेकिन अब ये सरकार तो आदर ही नहीं करना चाहती है, संस्थाओं को अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। राष्ट्रपति से आपको याद है प्रणब मुखर्जी ने जब नोटबंदी पर हस्ताक्षर किए थे विधेयक पर, तो रात को 9 बजे किए थे। क्या वो कानूनी जानकारों की राय नहीं ले सकते थे? लेकिन तुरंत रात की रात वो नोटबंदी पर हस्ताक्षर हो गए थे। तो अगर शिखर पदों पर बैठे व्यक्ति ही संस्था के गरिमा, मर्यादा और संवैधानिक ढांचे का आचरण नहीं करें तो फिर कोई क्या कर सकता है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बढ़ जाती है। जी, तो रवि रंजन साहब, क्या सारा का सारा मामला ही गरिमा का और मंशा का है? नहीं, देखिए, मंशा और गरिमा की बात जो हो रही है वो एक बात बिल्कुल आदर्श तरीके से देखें तो सही है, लेकिन टेक्निकल लीगल मामले में अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर कैसे उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और यहाँ पे 2 स्थिति बनती है। एक ये बनती थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में भी गवर्नर का पद रखा ही नहीं जाए, एक सबसे बड़ा समस्या था, ना ये रहेगा ना इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ होगा। तो इस विचार पे जो संविधान सभा में लोग थे उनका कहना था कि चूंकि हमें आज़ादी एक ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मिली थी, पार्टीशन मेन रोल था, और उसी समय ये डिसाइड हुआ कि नहीं, इंडिया इज़ नॉट ए फेडरेशन ऑफ ए स्टेट, इट्स ए यूनियन ऑफ ए स्टेट। तो यूनियन का जो हमारा फेडरलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग यूनियन है, जो आइडियल फेडरलिज्म है यूनाइटेड स्टेट्स में या दूसरे जगहों पे, वो ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर के पद की अनिवार्यता को रखा गया ताकि वो केंद्र सरकार का केवल एजेंट के रूप में काम न करे, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा वो ऐसा संस्था जो संविधान के सही तरीके से लागू होने पर नज़र रखे, वो एक बात कही गई। तो इसको आप इसलिए बहुत सारे बाद के मुख्यमंत्रियों में भी, अन्नादुराई से लेकर नीतीश कुमार तक, कई मुख्यमंत्रियों ने इस बात का विरोध किया था गवर्नर के पोजीशन को लेके। लेकिन अगर हम फेडरल सिस्टम में, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोल सर्चिंग की बात है, सीएम और गवर्नर दोनों को सोल सर्चिंग करना चाहिए, और सोल सर्चिंग करके ही हम संविधान की आत्मा को या संविधान का जो कंसाइंस है उसको हम बचा सकते हैं। तो इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि जब अभी तक 5-6 कमीशन आए, उसकी बात जो सरकारें कमीशन अपॉइंट करती है, मजेदार बात यह है कि जिन सरकारों ने कमीशन को अपॉइंट किया, रिपोर्ट को लिया उन कमीशन से, उन्हीं सरकारों ने उन रिपोर्टों को लागू नहीं किया और न उस पर कोई कानून बनाए। तो वैसी स्थिति में अब जनता को भी लगता है कि सरकारें जो कमीशन बनाती हैं उसको जब वो खुद ही लागू करने में असमर्थता जताती हैं या उनके कोई पॉलिटिकल कंपल्सन्स है, तभी तो लोग कोर्ट की तरफ देख रहा है बिल्कुल एक
विश्वास की निगाह से या एक होप से कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेव करेगा, या ऐसी कोई जो टकरार की स्थिति है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है वो संविधान सम्मत बात को आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी ये संवैधानिक पद है, चाहे राज्यपाल का पद हो चाहे राष्ट्रपति का पद हो, उसमें सबसे मूल बात यह है कि इन पदों पे बैठे हुए व्यक्ति को यह बिल्कुल विवेकाधिकार होना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि जो संविधान संबंध है हम उसकी बात करेंगे। जो संविधान, अगर उनको लगता है कि डाउट है तो संविधान के बारे में सलाह लेने के लिए उनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म है, चाहे राष्ट्रपति हो या राज्य के गवर्नर हो, वो हाई कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है या लोग कोर्ट के जजमेंट से कुछ होप कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि जो सरकारें कमीशन बनाती हैं उन कमीशन का रिपोर्ट आता है और वो खुद लागू नहीं कर पाती हैं। तो आने वाली स्थिति में हम कैसे पॉलिटिकल क्लास को ये पूरा का पूरा भरोसा दे दे कि भाई वो ऐसा कानून बना लेंगे जिसमें वो अपने आप को लिमिट कर लेंगी ये अपने पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रोल कर लेंगी, ये नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल क्लास के लिए पहला लेसन है कि दे शुड ऑलवेज गो बाय द नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्म्स एंड एथिक्स है। बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक आप समझिए उस पर निगाह रखनी पड़ेगी, एक गार्जियन की तरह, एक वॉचडॉग की तरह कि भाई यहाँ से कोई डेविएशन होता है तो डेविएशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और उसी इंटरफेरेंस के बाद जो है वो कुछ लोगों में चेक भी लगेगा और बाकी पब्लिक के बीच में भी एक संवैधानिकता जो है एक मोरल पोजीशन, उसके प्रति भी लोग तैयार होंगे कि भाई जो संवैधानिकता नहीं उसको लोग बहिष्कार करेंगे समाज में या वो राजनीतिक। ठीक है, विराग भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो विराग जो रवि साहब कह रहे हैं ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस रोल में आ सकती है? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस रोल में आएगी तो सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन होगा और ये न्यायिक अतिक्रमण होगा, और एक गलत को रोकने के लिए दूसरे गलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, पहली बात। दूसरी, जो कमेटियों को नहीं मानने की बात है तो कमेटी बनाई ही इसीलिए जाती हैं जिससे कि मामले को टाला जा सके। तो जो लोग टालने के लिए कमेटी बना रहे हैं उनसे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कमेटी की रिपोर्ट को मानेंगे। अब तीसरी बात है, उन्होंने आत्मावलोकन की बात की है, तो आम जनता के लिहाज से देखें तो 3 बातों पर आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है नेताओं को, राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को। कि पहला, कि एक जन धारणा ये बन रही है कि जिसके पास भी बहुमत की सरकार है, राज्यों में या केंद्र में कहीं पर भी, तो जिसको बोलते हैं कि पावर से लोग करप्ट हो रहे हैं और एब्सोल्यूट पावर से ज़्यादा करप्ट हो रहे हैं, तो जो लोग बहुमत की सरकार बना करके आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो संविधान से ऊपर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो धारणा है, ये धारणा लोकतंत्र के, गणतंत्र के खिलाफ है। दूसरी बात, जो राज्यपाल वगैरह जो सरकारी खर्चे पे मुकदमेबाजी कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सरकारी खर्चे पर मुकदमेबाजी करके लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। तीसरा, जब निर्णय को टाला जाता है, चाहे स्पीकर टालें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज टालें, चाहे सरकार टाले, चाहे गवर्नर टाले, तो उससे जो अफसरशाही है, जो कलेक्टर हैं, जो एसडीएम हैं, जो तहसीलदार हैं, उनको बहुत ज़्यादा बल मिलता है और देश में लाल फीताशाही बढ़ती है। क्योंकि महाजनों ये इन गता सा पंथा, जो बड़े लोग आचरण करेंगे, तो आज़ादी के पहले हमारे नेताओं का आचरण बड़ा सात्विक था, उनके अंदर एक नैतिकता थी, और आज़ादी के बाद संविधान है लेकिन संवैधानिक नैतिकता खत्म हो गई है। ये पूरे संकट का कारण है। कुरैशी साहब के पास था, उससे पहले राजेश भाई आपके पास एक बार फिर, अभी आपने कहा कि अभी मौजूदा सरकार पे वो टिप्पणी थी सीधी, तो क्या ये सरकार बदल जाएगी, मौजूदा सरकार से दूसरी सरकार आ जाएगी तो चीजें बदल जाएंगी? क्या आपको ऐसा लगता है? जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो राज्यपाल तो नहीं बदलेगा। तो अगर मान लीजिए जैसे 5 राज्यों में अभी हुकूमत चल रही है और जैसे कि संभावना है कि 2 या 3 राज्यों में हुकूमत बदल सकती है, तो ऐसी स्थितियों में राज्यपाल और प्रदेश सरकार का तो टकराव होगा। हमने देखा था भगत सिंह कोश्यारी साहब ने तड़के 4 बजे शपथ दिलाई थी, तो ये आचरण कौन सा बहुत संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल था। एक बात अभी विराग जी ने बहुत अच्छी कही कि नैतिकता की जो बात है, अगर वो नैतिक मूल्यों को आप खो बैठे हैं। अब मैं एक उदाहरण आपको देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए, मार्च 1996 में नरसिंह राव साहब की सरकार थी। चुनावी लाभ लेने के लिए उन्होंने 2 अध्यादेश राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पास भेजे। एक तो ये था कि चुनाव का प्रचार का समय 3 सप्ताह से घटाकर 2 सप्ताह कर देना चाहिए, और दूसरा जो अध्यादेश था वो दलित ईसाइयों को कुछ आरक्षण के सिलसिले में था। तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उसको लौटा दिया। अब देखिए, दोनों कांग्रेसी थे, दोनों कानून के जानकार थे,
और अगर वो होते तो शायद 1996 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा लाभ होता। दोनों ही ये जानते थे कि ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन वो दलगत भावना से ऊपर उठकर उन्होंने उन नैतिक मूल्यों की बात कही जो अभी विराग जी ने बात कही है। इसलिए मैं कहता हूं उन्होंने, राष्ट्रपति ने, शंकर दयाल शर्मा ने वो अध्यादेश भी लौटा दिया। तो ऐसे उदाहरण भी हमारे पास पास्ट में हैं, लेकिन क्या आज हाल के वर्षों में हम देख सकते हैं ऐसा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जी, ये बर्ताव तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद के बीच में टकराव को बढ़ाने का ही काम करेगा। ठीक है। उन कुरैशी नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का नहीं होगा। जी जी, कुरैशी साहब, क्या सभी पार्टियां संविधान संशोधन के लिए तैयार रहेंगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी। बाकी पार्टी हो भी जाए, रूलिंग पार्टी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली जो हम सारे डिबेट कर रहे हैं यही तो है कि रूलिंग पार्टी ये चाहती है कि हर स्टेट गवर्नमेंट उनकी लाइन ड्रॉ करे। तो इसलिए आपने ये सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल हो सकता है। मैं समझता हूँ बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्टिकल 356 का इतना दुरुपयोग होता था, और दो सरकारें जब पिछले 5-7 साल पहले 356 में हटाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस लाए। उसके बाद से आप देखेंगे कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर ये गाइडलाइन कर दे, गाइडलाइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो ऑर्डर होती है, कहते हैं कि भाई 7 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आपने इसको अगर लौटाना है तो लौटाइए, और अगर दोबारा वो विधानसभा पास करके भेजती है तो आप 3 दिन के अंदर वापस कीजिए। क्योंकि ऑप्शन क्या है आपको, जब ऑप्शन नहीं है तो उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने का क्या मतलब है, आप अगले दिन लौटाइए। तो एक तो मेरा कहना ये है। दूसरे, मुझे बड़ी दुख ये हुआ कि जो राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करने की बात है, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल था लीगली, अब इसमें इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज में राष्ट्रपति को भी खींच लें। अब सारी निगाहें हो गया राष्ट्रपति की तरफ चले जाएंगी कि वो इनके बारे में क्या कर रही हैं। ये राष्ट्रपति के पद के साथ ज्यादती है। जी विराग साहब, क्विकली 1 मिनट रह गया मेरे पास, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जब अगर हैरेसमेंट का एटीट्यूड है तो हैरेसमेंट करने के हजारों तरीके हैं, जिसके बारे में श्री लाल शुक्ल ने राग दरबारी में लिखा है। तो अगर राज्यपाल को विधेयक को मंजूरी नहीं देना है तो वो क्वेरी लगा के भेजेंगे। क्वेरी लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्वेरी लगाया, फिर क्वेरी लगाया, और जब क्वेरी के सारे राउंड खत्म हो जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस बारे में जो 356 को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार था, लेकिन रोजमर्रा के कार्यों को नियंत्रित करने से वो वहां से जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। और मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस इंस्टेंस को ठीक किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकना मुश्किल है। जी, तो नैतिकता, मंशा, गरिमा, सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर आई। अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? राजनीति के जिस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं, जिस तरह की स्थिति में हम खड़े हैं, फिर कैसी सरकारें बनती हैं, क्या जब बीच में कहीं बात आई कि जब बड़ी स्ट्रांग सरकारें बनती हैं तो वो ऐसा बिहेव करती हैं, जब नहीं बनती हैं तो अलग तरीके का बिहेवियर होता है। पहले के कुछ उदाहरण हैं, आज के कुछ उदाहरण हैं, और सुप्रीम कोर्ट है। अब आगे यहाँ से क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कुछ आता है, या राजनीतिक लेवल पर ही यहाँ पर पार्टियों के बीच में कोई कॉन्सेंसस बनती है, जिसके शायद वैसे आसार कम दिखें? क्या एक पार्टी चली भी गई, दूसरी पार्टी आएगी तो वो इस तरह की जो स्थिति है उसको किस तरीके से देखेगी, नए समीकरण में कैसे देखेगी? तो थोड़ा सा ये एक पहेली जैसा है, या कह लीजिए कि गोल गोल घूमने वाली समस्या की तरह है। लेकिन क्या इसका आगे कोई समाधान निकलेगा, शायद 1 घंटे की बातचीत में तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन क्या पहलू है, क्या इतिहास है, क्या मंशाएं हैं, और किस तरह की राजनीति है, और उस पर फिर देश का जो संविधान और कानून व्यवस्था को चलाने वाली संस्था है उसका क्या रवैया है, इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और यहाँ अपने विचार रखने के लिए। नमस्कार।